2024 की पिक्चर अब पूरी हो चुकी है। अब नए अवसरों और चुनौतियों के साथ 2025 सामने खड़ा है। बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, तिमाही नतीजे, ट्रम्प 2.0 और एफआई जैसे कई फैक्टर्स हैं जिनसे बाजार की दिशा और दशा तय होगी। लेकिन सच ये भी है कि नए साल में हमें नए शुरुआत के मौके भी मिलेंगे। 2025 को कमाई वाला साल बनाने के लिए हम बाजार के दिग्गजों से बात कर रहे हैं और आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं मार्केट के दो वेटरन्स। हमारे साथ मौजूद हैं कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह और व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। नीलेश भाई, बताइए ज़रा इस समय कंसिडरिंग पिछले 2-3 महीने में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी रही उसको देखते हुए और जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का नीचे आया, 2025 के लिए क्या व्यू लिया जाए? एक अनुज भाई, बाकी लोगों के सामने अपनी इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन अब बेस बड़ा बन गया है। 2020 में 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट था, 24 में 15 लाख करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया। अब यहाँ से तो उतने नेक्स्ट 5 साल में 4 गुना होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बड़े बेस होने की वजह से लोगों को रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। दूसरा, 9 साल से निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो लॉ ऑफ एवरेज आएगा। तो प्लीज़ लंबी अवधि रख के निवेश करिए और मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख के निवेश करिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगले साल नेगेटिव रिटर्न का भी रिस्क रहेगा निफ्टी में? इस वक्त तो चांसेस बहुत कम लगते हैं, बट पिछले 5 सालों के मुताबिक बहुत कम रिटर्न आए ऐसा लग रहा है। ओके, प्रशांत जी, आपका क्या व्यू रहेगा एज वी हेड इनटू न्यू ईयर? पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखें 2025 से? सर्टनली अनुज जी और नीलेश भाई, आपको भी नूतन वर्ष की शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। नए वर्ष या किसी भी वर्ष के शुरुआत में अगर आप मुझे पूछो तो मेरी धारणा यही रहती है कि लो डबल डिजिट यानी 10-11% का रिटर्न इक्विटी मार्केट्स, इंडियन इक्विटी मार्केट से एक्सपेक्ट करना इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। और इस वक्त भी हमारा अनुमान यही है कि लो डबल डिजिट रिटर्न आ जाए तो दैट इज वेरी गुड। और इसमें क्या कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट हाफ खराब रहे, सेकंड हाफ अच्छा होगा? कि बहुत लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से लास्ट क्वार्टर था शायद आगे भी क्वार्टर खराब हो, तो पहला 3 महीने शायद मार्केट के लिए खराब रहे। तो ये पॉसिबल है क्या कि फ्रंट मार्केट में पहले हाफ में अंडर परफॉर्मेंस हो, सेकेंड हाफ में आउट परफॉर्मेंस हो? प्रशांत जी, आपके लिए था। अनुज जी, मेरा तो ये अनुमान है, हाँ, तो अनुज जी मेरा तो ये मानना है कि ये सब चीजें इम्पॉसिबल है कहनी। अंधेरे में तीर छोड़ने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है इनमें निशाने पे लगना। तो हम ये सब ऐसे फोरकास्ट ना तो कर पाते हैं और ना ही कोई करता है, तो उस पे कोई ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, नीलेश भाई, आपका अगर यही सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि अब हम जनवरी में क्वार्टरली नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे और बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये क्वार्टर भी कोई बहुत अच्छा ना हो जो पिछला क्वार्टर था उसके मुकाबले। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से भी आपको और थोड़ा लोअर लेवल्स दिखाए, भले ही उतना वो शॉक और ऑ वाला फैक्टर ना हो जो Q2 के टाइम पे था? अनुज भाई, जो सेकंड क्वार्टर जीडीपी नंबर आया वो अनुमान से बहुत कम आया, लेकिन जो अर्निंग्स ग्रोथ आई वो मोटा मोटा एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम आई। फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में मोटा मोटा निफ्टी की अर्निंग पर शेयर 550 रुपये तो आ गई है। उम्मीद थी कि 1050 की निफ्टी EPS FY25 में बनेगी। तो सेकंड हाफ में शादियों का सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न है और सरकार कैपेक्स कर रही है, तो 500 रुपये की निफ्टी की EPS तो आ जाती दिखती है। सवाल यह है कि उसके बाद वाले साल में क्या हम वही 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा पाएंगे? और वहाँ पे जैसे प्रशांत ने बताया कि थोड़ी विजिबिलिटी कम है। तो मुझे लगता है कि इस बार अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट की धारणा के अनुसार आ जाएगा, बट अगले साल धारणा से थोड़ा कम आएगा और इसीलिए आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करके निवेश करना पड़ेगा। नीलेश भाई, एक
कंपनी जिसने पूरा इस पेन को सॉर्ट ऑफ लीड किया वो है एशियन पेंट्स फॉर एग्जांपल। इस साल 33% के नेगेटिव रिटर्न्स, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एशियन पेंट्स इतना गिरा होगा। तो टू पार्ट क्वेश्चन, क्या ये नई रियलिटी की तरफ हमको बता रहा है कि आगे जाके वैल्यूएशन भी इनके रीसेट होंगे, और दूसरा ये ऐसे ब्लू चिप्स में जिन्होंने इतना पैसा बना के दिया है इवेंचुअली इन्वेस्टर्स करें क्या? सो अनुज भाई, हमारे में एक कहावत है कि समय समय बलवान है नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। सो जब कंपटीशन आई तो ऑब्वियसली पेंट इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे उन्होंने करेक्टिव एक्शन लेना पड़ा, मार्जिन कम किया, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ, एंड उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्राइसिंग हो चुकी थी। तो ये जो एक करेक्शन हुआ है वो इंक्रीजिंग बिजनेस कंपटीशन की वजह से हुआ है। बट अब अगर आप देखें तो धीरे धीरे थिंग्स विल सेटल डाउन, देयर विल बी स्पेस फॉर न्यू एंट्रेंट, एंड अ ब्लू चिप कंपनी विल ऑलवेज बी एबल टू बाउंस बैक। उनके जो बिजनेस मॉडल थे, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थी, जो प्रोडक्ट इनोवेशन था, वो सब तो अभी भी बरकरार है। सो मेरे हिसाब से एक कोट अनकोट जो कहे ब्रूइस्ड ब्लू चिप, उसमें रिकवरी आने के अच्छे चांसेस हैं, एंड 2025 में इस प्रकार की कंपनीज में आउट परफॉर्मेंस आने के चांसेस है। बट एक चीज़ रिमेंबर करिए कि जब आप ये ब्रूइस्ड ब्लू चिप में जाने की कोशिश करते तो इट इज़ लाइक होल्डिंग अ फॉलिंग नाइफ। ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा तो मार्केट का बॉटम बन गया। हो सकता है आपके लेने के बाद मार्केट थोड़ा और नीचे जाए, तो अवधि देना और सही अवधि के नज़रिए से निवेश करना। प्रशांत जी, आपका क्या व्यू है एफएमसीजी को लेकर? जो पेन हमने देखी पिछले क्वार्टर में, क्या वो अपॉर्चुनिटी है या एक थ्रेट है? क्योंकि अभी भी इन स्टॉक्स की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। सही कहा आपने अनुज जी, और जैसे नीलेश भाई कह रहे थे, ये ब्रूस्ड ब्लू चिप्स, ये आपने एक क्वार्टर का, अनुज जी मैं कहूँगा 3 साल से करीबन लेट 21 से अगर आप बास्केट ऑफ ब्लू चिप्स देखो तो काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। इनफैक्ट ये निफ्टी के इंडिसेस भी है, कई क्वालिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, तो मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज क्वालिटी इंडेक्स में आएगी। और एफएमसीजी क्यों, अलग अलग सेक्टर्स की, दूसरे सेक्टर्स के भी अगर आप टॉप क्वालिटी कंपनीज देखो तो ये पिछले 3 साल में काफी अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। एंड निफ्टी क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखो तो जिसे वैल्यू इंडेक्स कहा जाता है, वैल्यू इंडेक्स में कई तो सही प्रमाण से वैल्यू भी होता है बट काफी कुछ जंक भी होता है या पुअर क्वालिटी भी होता है। तो 2020, 2021, 2021, 22, 23 और 6 महीने 24 के, ये 3.5 साल क्वालिटी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। इलेक्शन, जो सेंट्रल इलेक्शन हुआ 6 महीने बाद, उसके बाद से ये क्वालिटी का अंडर परफॉर्मेंस कम हुआ है या रुका है। अब ये देखना है कि ये थोड़ा स्ट्रक्चरल लॉन्गर टर्म रहता है। हमारी भी आशा यही है, जैसे नीलेश भाई ने कहा, कि अब क्वालिटी अंडर परफॉर्मेंस करना एज अ बास्केट, में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बट एज अ बास्केट क्वालिटी का अंडर परफॉर्मेंस आगे चलते हुए नहीं होगा, ऐसी हमारी धारणा है। ओके प्रशांत जी, आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी फिर 2025 के लिए? कहाँ पर आप इंक्रीमेंटल पैसा लगा रहे हैं इस समय? सर्टनली, ऐसे तो हम लोग टॉप डाउन थीमेटिक इन्वेस्टिंग में नहीं विश्वास रखते, बट हाँ, आज की तारीख में जो पोर्टफोलियो में लार्जर एलोकेशंस है इन द पोर्टफोलियो, लेट्स से रिलेटिव टू द बेंचमार्क पकड़े, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में या रिलेटिव टर्म्स में प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स या फाइनेंशियल्स ओवरऑल काफी एलोकेशन है टीम का। इसमें लार्ज बैंक्स आ गई, एनबीएफसीज आ गई, एंड सम ऑफ द स्मॉलर या मिड साइज, आजकल तो 25,000 करोड़ भी स्मॉल साइज हो गया है, तो समझिए कि स्मॉलर साइज कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जिन्हें कहते हैं, उनमें काफी टीम ने एलोकेट किया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल रही है वहां पे। इसके अलावा मिड कैप आईटी सेक्टर में हमेशा हमारे टीम का एक अपॉर्चुनिटीज मिली है हमारी टीम को, और आज भी आईटी सेक्टर में, पर्टिकुलरली मिड कैप आईटीज में काफी निवेश किया है टीम ने।
इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर एंड मोर ब्रॉडली कंजम्पशन, जिसमें कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स दोनों आ गए, एंड सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स। तो 5 विभिन्न सेक्टर्स का मैंने नाम लिया है: फाइनेंशियल्स, आईटी, हेल्थ केयर, कंजम्पशन एंड सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स। ये अक्रॉस बोर्ड देखा जाए तो आज की तारीख में 2/3 से लेके 3/4 तक पोर्टफोलियो एलोकेशन इन सेक्टर्स में है।